नमस्कार दोस्तों भारत में अगर हमें लॉजिस्टिक कॉम्पिटिटिवनेस चाहिए, मतलब एक जगह से दूसरे जगह सामान आसानी से पहुंच सके, कम दाम में पहुंच सके, तो जरूरी हो जाता है कि रोड नेटवर्क अच्छा होना चाहिए। वैसे अगर आप देखोगे हमारे देश के अंदर काफ़ी लंबा चौड़ा रोड नेटवर्क है, हाईवेज हैं और स्टेट रोड्स हैं, बहुत सारे हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जो हाई स्पीड रोड नेटवर्क है इसकी संख्या अभी भी बहुत कम है। ऑल्दो पिछले कुछ सालों में आपने देखा होगा एक्सप्रेसवेज की काफ़ी ग्रोथ हुई है, लेकिन अभी भी बहुत स्लो पेस पर है। इसको देखते हुए भारत जो है 125 बिलियन, जी हाँ, 125 बिलियन डॉलर का प्लान लेकर आ रहा है ताकि देश के अंदर हाई स्पीड रोड नेटवर्क बनाया जा सके। आप देख सकते हो खबर, इंडिया प्लान्स 125 बिलियन डॉलर पुश टू बूस्ट हाई स्पीड रोड नेटवर्क। इसको थोड़ा सा हम डिटेल में जानेंगे कि एग्जैक्टली इसके अंदर सरकार क्या कर रही है, कौन कौन से मॉडल्स हैं, टारगेट कब तक है, कब तक ये कंप्लीट हो जाएगा, कौन कौन सी चीजें स्टार्ट हो गई हैं, सब कुछ आपको जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं 12 सितंबर के पहले पहले जितने भी बैचेस, जो भी बैचेस आप लेना चाहते हो आप उसको अवेल करिए। उसके बाद ये प्राइस हाइक होने जा रहा है। फोन नंबर ये दिया है, आप कॉल करिए, जो टीम है वो आपको अच्छे से गाइड करेगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ओवरव्यू देख लेते हैं। देखिए, हम बात कर रहे हैं 125 बिलियन डॉलर के इन्वेस्टमेंट की, लगभग 11 लाख करोड़ रुपए। तो सवाल ये भी उठता है, तो ये आएंगे कहां से इतने सारे पैसे? खैर, टारगेट यहां पर है कि 17,000 किलोमीटर का कंस्ट्रक्शन किया जाए ऑफ एक्सेस कंट्रोल्ड हाई स्पीड रोड। हाई स्पीड रोड जब मैं बोलता हूं ना, तो यहां पर जो स्पीड की लिमिट है ना, वो 120 किलोमीटर पर आवर तक जानी चाहिए। मतलब अभी भी आप देखोगे जो कुछ एक्सप्रेसवेज हमारे देश में बनते हैं वहां पर भी 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड लिमिट लगा दी जाती है। तो ऐसा ना हो, 120 किलोमीटर पर आवर का तो कम से कम होना चाहिए, तो उसको हम कहेंगे हाई स्पीड रोड। और करंट नेटवर्क आप देखोगे भारत के अंदर, जो नेशनल हाईवेज हैं, जो बाकी छोटे रोड्स हैं उसको तो आप बात ही छोड़ दो, जो नेशनल हाईवेज हैं उसका लेंथ है भारत में 1.46 लाख किलोमीटर, लगभग 1.5 लाख किलोमीटर का पूरा नेटवर्क है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उसमें से सिर्फ 4,500 किलोमीटर ही ऐसे हैं जिनको आप हाई स्पीड स्टैंडर्ड का कह सकते हैं। तो यहां पर लॉन्ग टर्म गोल यही है भारत का कि 2027 तक हमारे देश में 50,000 किलोमीटर का कम से कम हाई स्पीड कॉरिडोर होना चाहिए। क्योंकि अगर आप यूएस की बात करें, चाइना की बात करें, चाइना में मतलब लाख किलोमीटर से ऊपर का आपको हाई स्पीड रोड नेटवर्क देखने को मिलेगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ऑब्जेक्टिव देखिए यहां पर क्या क्या है। सबसे पहला है लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करना। क्या है कि अगर हमें अपने सामान के दाम को कम करना है तो उसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एक काफ़ी बड़ा फैक्टर होता है। अगर हम एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर एक जगह से दूसरी जगह सामान ले जाना आसान होना चाहिए, जल्दी पहुंचना चाहिए और कम दाम पर पहुंचना चाहिए। तो इससे लॉजिस्टिक जो एक्सपेंसेस हैं वो कम होगा और जो कॉम्पिटिटिवनेस है दुनिया भर में भारत के गुड्स की वो बढ़ जाएगी। दूसरा, कनेक्टिविटी इंप्रूव होगा। मतलब हमारे देश में जो इंडस्ट्रियल हब्स हैं, पोर्ट्स हैं, जो मेजर शहर हैं, सिटीज़ हैं, उनको हम फास्टर कॉरिडोर्स के थ्रू लिंक कर पाएंगे। नेक्स्ट है आपका रीजनल डेवलपमेंट। क्या होता है कि इतने हाई स्पीड जो कॉरिडोर्स आते हैं इसकी वजह से इंडस्ट्रियल और जो कमर्शियल ग्रोथ है वो ट्रिगर होता है अलॉन्ग हाईवेज। मान लो ये बड़ा सा हाईवे बना हुआ है तो उसके इर्द गिर्द आपने देखा होगा, चाहे पहले आपको याद होगा दिल्ली से आगरा वाला जो एक्सप्रेसवे बना, पहले कुछ नहीं था, धीरे धीरे करके वहाँ पर डेवलपमेंट होने लगा। फिर वैसे ही आपको जो आगरा से लखनऊ वाला, अभी क्या है दिल्ली मुंबई वाला जो पूरा बन रहा है, अभी जल्द ही स्टार्ट हो जाएगा, काफ़ी हद तक वो बन ही चुका है। लेकिन उसके अलॉन्ग जो है हाईवेज के अलॉन्ग काफ़ी अच्छी इंडस्ट्रियल ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि कनेक्टिविटी बेटर हो जाती है ना, आप अपने गुड्स को कहीं पर भी ले जा सकते हो जल्दी। इसके अलावा सेफ्टी भी इंप्रूव होती है। क्या है कि ये जो हाई स्पीड रोड होते हैं वहां पर आपको एक्सेस कंट्रोल होता है। मतलब नॉर्मली भारत में हाईवे पर आप चलोगे तो आपको डर लगा रहता है कि आप तेज स्पीड में जा रहे हो, कोई गली से यहाँ से कोई बाइक ना आ जाए, कोई गाड़ी ना आ जाए, एक्सीडेंट होने के चांसेस होते हैं। लेकिन ये जो हाई स्पीड रोड्स होते हैं वहाँ पर कंट्रोल्ड होता है, कोई भी कहीं से भी आ नहीं सकता, तो सेफ्टी इंप्रूव हो जाती है। इसके अलावा देखो क्या है ना, 2027 तक एम है भारत का 30 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनने का। तो ये जो रोड नेटवर्क का इंफ्रास्ट्रक्चर है ये बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन करेगा। अच्छा, जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो 11 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट है ये आएगा कहां से? देखो यहां पर 3 फाइनेंशियल मॉडल की बात कही गई है। एक है आपका, आप सबने सुना ही होगा, बीओटी, बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर। इसमें क्या होता है, जब रिटर्न अच्छा होता है, 15% से ज़्यादा का रिटर्न होता है किसी भी कंस्ट्रक्शन में, तो उसमें क्या होता है, सरकार प्राइवेट प्लेयर को बनाने का जिम्मेदारी दे देती है और फिर वही आपका बनाता है, उसको ऑपरेट करता है,
टोल के थ्रू जो है, टोल रेवेन्यू के थ्रू अपना पूरा जो इन्वेस्टमेंट है उसको रिकवर करता है और फाइनली जो है कुछ सालों के बाद सरकार को ट्रांसफर कर देता है। तो ये बीओटी मॉडल हो गया। लेकिन यहाँ पर क्या है कि प्राइवेट प्लेयर्स हर जगह इंटरेस्टेड नहीं होते, उनको डर रहता है कि पैसा डूब जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर हाइब्रिड एन्युटी मॉडल आता है जिसमें सरकार डायरेक्टली 40% अपफ्रंट पैसा खुद से दे देती है और बाकी का फिर प्राइवेट प्लेयर को अरेंज करना होता है और फिर सरकार जो है धीरे धीरे करके पार्ट में वो रिफंड करती रहती है, पैसा वहाँ पर प्राइवेट प्लेयर को वापस करती रहती है। तो इसकी वजह से प्राइवेट सेक्टर का रिस्क कम हो जाता है और ये काफ़ी अच्छा मॉडल चल रहा है। इनफैक्ट भारत में आप देखोगे हैम मॉडल जो है इसी का यूज़ किया जा रहा है। फिर उसके अलावा एसेट मोनेटाइजेशन, इसमें क्या है कि मान लो ऑलरेडी कोई रोड बना हुआ है, एक्सप्रेसवे सरकार के अंडर में है, तो सरकार उसकी जो जिम्मेदारी है टोल वगैरह रेवेन्यू कलेक्ट करने की वो किसी प्राइवेट प्लेयर को दे देती है और एक साथ सरकार को लाखों करोड़ रुपए आ जाते हैं। मान लो सरकार को 20,000 करोड़ रुपए आ गए, एक मोनेटाइजेशन कर दिया, एक हाईवे था जो सरकार ने उसकी जिम्मेदारी टोल कलेक्शन की प्राइवेट प्लेयर को दे दी, तो प्राइवेट प्लेयर 20,000 करोड़ रुपए सरकार को दे देगी। तो वो 20,000 करोड़ का यूज सरकार किसी और दूसरे रोड को बनाने में कर सकती है। ठीक है, तो ये एसेट मोनेटाइजेशन, ये कुछ मेथड्स होते हैं जिसके थ्रू सरकार जो है पैसा लाएगी और यहां पर इन्वेस्ट करेगी रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में। अब क्वेश्चन ये है कि जो 17,000 किलोमीटर ये जो हाई स्पीड रोड नेटवर्क की मैंने बात की, ये कब तक कंप्लीट होगा? मैं आपको बता दूं ऑलरेडी जो फेज 1 है वो चल रहा है, 40% जो प्रोजेक्ट है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है जो 2030 तक कंप्लीट हो जाएंगे और फेज 2 में बाकी की जो स्ट्रेचेस हैं वो 2028 से काम स्टार्ट होगा जो कि 2033 तक कंप्लीट हो जाएगा। मतलब ये 17,000 किलोमीटर 2033 तक कंप्लीट हो जाएंगे। तो हमारे देश में अच्छा खासा हाई स्पीड रोड नेटवर्क आपको देखने को मिलेगा और लॉन्ग टर्म गोल यही है, जैसा मैंने आपको बताया कि 50,000 किलोमीटर का पूरा हाई स्पीड रोड नेटवर्क होना चाहिए बाई 2047। अच्छा, इसके टेक्निकल फीचर्स की अगर हम बात करें तो एक्सेस कंट्रोल मैंने आपको बता दिया, एग्जिट एंट्री पॉइंट लिमिटेड होता है तो कोई भी रास्ते में नहीं आता। इसके अलावा लेन कॉन्फ़िगरेशन 4 लेन का हो सकता है, 6 लेन का हो सकता है, 8 लेन के एक्सप्रेसवेज हो सकते हैं। इसके अलावा सपोर्टिंग सिस्टम भी होगा, मतलब ये जो रोड नेटवर्क बनाए जाएंगे उसमें इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक टोलिंग, फास्ट टैग और ये सब तो होता ही है, इमरजेंसी सर्विसेज, ये सब भी आपको, रेस्ट एरियाज हो गया, खाने पीने का, तो वो सब भी आपको देखने को मिलता है। इसका इकोनॉमिक इंपैक्ट की अगर हम बात करें तो देखो, जैसा मैंने आपको बोला कि पैसेंजर मूवमेंट तेज होगा, कार्गो रिलायबल हो जाएगा। मतलब आपको पता है ना कि 2 दिन में सामान इस जगह से आपके यहाँ तक पहुँच जाएगा, उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो ये आपको श्योरिटी रहती है, रिलायबल रहता है, फास्टर होता है, सप्लाई चेन का कॉस्ट कम हो जाएगा, मैन्युफैक्चरर्स और जो एक्सपोर्टर्स होते हैं उनको इससे काफ़ी मदद होगी। इसके अलावा ये इंडस्ट्रियल मल्टीप्लायर्स के लिए भी काम करेगा, मतलब वेयर हाउसेज, लॉजिस्टिक पार्क्स, इंडस्ट्रियल हब्स हो गए, तो वहाँ पर मल्टीप्लायर्स की तरह काम करता है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ तेज़ी से होता है और टोल रेवेन्यू साथ ही साथ होगा और इसकी वजह से रिटर्न भी सरकार ले सकेगी अगर वहाँ पर अच्छा खासा ट्रैफिक आ जाता है। अच्छा, इसका एनवायरमेंटल और सोशल इश्यूज़ भी हैं। क्या होता है ना, इस तरह के रोड नेटवर्क बनाने में आपको, स्पेशली भारत में आप देखोगे तो लिटिगेशंस वगैरह होते हैं, कोर्ट में केस चला जाता है क्योंकि आपको लैंड एक्विजिशन करना है तो लोग एग्री नहीं होते, तो ये सब कई सारे इश्यूज आते हैं। फिर इकोलॉजिकल कंसर्न है, मतलब रोड अगर किसी फॉरेस्ट हिल एरियाज के थ्रू होकर जा रहा है, वेस्टर्न घाट होकर जा रहा है, तो अगेन वहाँ पर काफ़ी इश्यूज आते हैं उसको क्लियरेंस देने में। कार्बन इम्पैक्ट भी हो सकता है, मान लो अगर सरकार सिर्फ रोड के ऊपर ही डिपेंडेंट है, रेल नेटवर्क नहीं बना रही है, ग्रीन मोबिलिटी नहीं कर रही है, तो अगेन एनवायरमेंट पर इम्पैक्ट तो होगा ही। खैर, इसके रिस्क और चैलेंजेस की अगर हम बात करें तो फाइनेंशियल रिस्क अभी भी है। कहने का मतलब है कि सरकार को क्रेडिट अवेलेबिलिटी पर डिपेंड करना है ना। सरकार अगर मार्केट में, इकोनॉमी के अंदर जो पैसा पड़ा है सारा रोड पर लगा देगी तो बाकी लोग क्या करेंगे, उसकी वजह से इंटरेस्ट रेट भागने लगता है, तो ये इकोनॉमी के लिए थोड़ा सा वो होता है। एग्जीक्यूशन रिस्क, मतलब कॉन्ट्रैक्टर की कैपेसिटी कितनी है, सरकार ने बोल तो दिया 17,000 किलोमीटर, लेकिन क्या ये एक्चुअल में पॉसिबल है? क्या मटेरियल की सप्लाई कॉन्ट्रैक्टर उसको बना पाएगा? क्वालिटी कंट्रोल कैसा है? आजकल हम देखते हैं ना, रोड तो बन गई, 2 महीने के अंदर बारिश हुई और वो खराब हो गया, तो ये सब थोड़ा देखना होता है। क्लियरेंस में डिलेज आते हैं। ट्रैफिक प्रोजेक्शन, कई बार सरकार जो है अगले 5 से 10 साल का ही सोच कर चलती है, हाँ इतना ट्रैफिक होगा, लेकिन एक्चुअल में चाइना और कहीं पर भी आप देखोगे तो अगले 40-50 साल का सोच कर चला जाता है कि वहाँ पर किस तरह का ट्रैफिक हो सकता है आगे, और उसी हिसाब से बड़ा रोड नेटवर्क बनाया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर कॉरिडोर फोकस होगा, मतलब बेसिकली जो हाई स्पीड रोड नेटवर्क की हम बात कर रहे हैं वो इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स और मेट्रोज और पोर्ट्स के बीच में होंगे, जैसे बेंगलुरु, ये आपका 4 to 8 लेन एक्सप्रेसवे हो गया, नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर हो गए, तो इस तरह से बनाए जाएंगे ताकि यहाँ पर ज़्यादा बेनिफिट हो। 2 इंडस्ट्रियल हब्स को जोड़ने की कोशिश की जाएगी, शहरों को जोड़ने की कोशिश की जाएगी, जैसे दिल्ली मुंबई हो गया। इसका इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट की अगर हम बात करें तो भारत के अंदर एक्सप्रेसवे नेटवर्क बहुत छोटा है। अगर आप इसको कंपेयर करो यूएस के अंदर, यूएस इंट्रा स्टेट हो गया, चाइना का एक्सप्रेसवे बूम हो गया, तो वहाँ पर स्केल, मतलब जो स्केल आप देखोगे बहुत बड़ा होता है।
फिर इसके अलावा यहाँ पर सरकार को रेलवे मॉडर्नाइजेशन पर भी प्रायोरिटाइज करना चाहिए, मतलब बैलेंस करना चाहिए एमिशन और ट्रांसपोर्ट डिमांड को लेकर। और इसके अलावा पॉलिसी मेजर्स भी इंपॉर्टेंट है, मतलब जैसा मैंने आपको बताया ना कि फाइनेंशियल जो इम्प्लीमेंटेशन होता है, मतलब जो पैसे चाहिए उसमें बीओटी हो गया, हैम मॉडल हो गया, मोनेटाइजेशन, इन सब का मिक्स करना पड़ेगा सरकार को। इसके अलावा सरकार को कोशिश करनी चाहिए कि जल्द से जल्द क्लियरेंस हो, तभी यहाँ पर अफोर्डेबल होगा। क्या होता है, अगर 5 साल का आप टारगेट ले रहे हो एक रोड बनाने का और वो 15 साल में कंप्लीट हो रहा है तो कॉस्ट तो बढ़ेगा ही। फिर इसके अलावा क्वालिटी एश्योरेंस हो गया, ये भी देखना चाहिए सरकार को कि स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग होनी चाहिए, कॉन्ट्रैक्टर सही से वो रोड को बना रहा है कि नहीं बना रहा है तो उसके पैसे कट होने चाहिए। मॉडल बैलेंस हो गया, मतलब कि यहाँ पर रेल एक्सपेंशन भी साथ ही साथ हो तो बेटर रहेगा। तो लेट्स सी अब क्या होता है। व्हाट नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो देखना होगा कि सरकार कौन कौन से कॉरिडोर्स का अनाउंसमेंट करती है, इसके अलावा फाइनेंशियल मॉडल कौन सा लेकर आती है सरकार, और क्लियरेंस कितना जल्दी हो पाता है कि नहीं, लैंड डिस्प्यूट्स होते हैं, तो ये सब चीज़ों पर निगाह रखिएगा। बाकी आई होप कि यहाँ पर आपको समझ में आया होगा कि ये जो $125 बिलियन का प्लान है वो बेसिकली भारत को एक बड़ी अच्छे दिशा में ले जा सकता है अगर सही से इसका इंप्लीमेंटेशन किया जाए। तो जाने से पहले आप सबके लिए एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो हमारे देश में कौन सा राज्य है जहां पर लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे नेटवर्क आपको देखने को मिलेगा? और इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं 12 सितंबर के पहले जितने भी बैचेस, जो भी बैचेस आप लेना चाहते हो आप उसको अवेल करिए। उसके बाद ये प्राइस हाइक होने जा रहा है, फोन नंबर ये दिया है, आप कॉल करिए, जो टीम है वो आपको अच्छे से गाइड करेगी। दोस्तों आप सभी यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट है जो आपकी यूपीएससी जर्नी को डायरेक्टली इंपैक्ट करेगा। लास्ट फ्यू डेज वार्निंग, 12 सितंबर 11 PM के बाद सारे यूपीएससी P2I कोर्सेज के प्राइसेस रिवाइज हो जाएंगे। प्राइस लॉक एडवांटेज सिर्फ अर्ली ज्वाइनर्स के लिए है। अभी ज्वाइन करोगे करंट लो प्राइसेस लॉक्ड फॉरएवर, लेकिन 12th के बाद ज्वाइन करोगे हायर प्राइसेस पे करना पड़ेगा। P2I फाउंडेशन प्रतिज्ञा बैच अभी भी अवेलेबल है करंट रेट्स पर। सेम प्रीमियम कंटेंट, सेम टॉप एजुकेटर्स, बट प्राइसेस 12th के बाद परमानेंटली बढ़ जाएंगे। तो आपको करना यह है, स्टडी IQ ऐप या वेबसाइट पर जाइए, सर्च करिए P2I फाउंडेशन प्रतिज्ञा बैच और यूज करिए कोड अंकित लाइव ANKITLIVE और 12 सितंबर तक सिक्योर कर लो करंट प्राइसिंग। अभी भी कोई डाउट हो तो मैं आपको नंबर देता हूं, कॉल करिए। यहां पर मेरी पर्सनल टीम आपको अच्छे से गाइड करेगी। नंबर है 092400239293। यह सिर्फ प्राइस रिवीजन नहीं, यह है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। 4 दिन बाद सेम कोर्स, ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।